मदर का भी काम होता है और कि गुड टच और बैड टच के बारे में बच्चियों को ज़रूर बताएं। तो कपल्स हमारे पास आते हैं और हमारी थोड़ी सी काउंसलिंग से ही उनकी बात बन जाती है, बिकॉज दे सी ओव्यूलेशन तो महीने में एक ही दिन होता है। समटाइम्स दे आर नॉट अवेयर, दो वी हैव सो मेनी एप्स टू ट्रैक द ओव्यूलेशन। किट्स होती हैं आजकल, बहुत कुछ है मार्केट में। मेनोपॉज में कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो आपको पता नहीं चलता, जैसे आपके पीरियड्स में चेंज आया। कई बार ये चेंज मोस्टली इट इज़ नॉर्मल, बट समटाइम्स एज डेडली एज एन एंडोमेट्रियल कैंसर कैन प्रेजेंट एज अ चेंज इन योर मेंस्ट्रुअल पैटर्न। आपको जब भी चेंज महसूस हो। तीसरा जो मैं जिस पे आ रही हूँ वो ब्रेस्ट कैंसर। इन्हीं चीज़ों से तो हम डरते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर में आइडियली आपको 40 के बाद साल में एक बार मैमोग्राफी ज़रूर करानी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, ह्यूमंस ऑफ एनसीआर में हम आपको सक्सेस स्टोरीज सुनवाते हैं और कुछ ऐसे लोगों की सक्सेस स्टोरीज जिनको हम अपने आसपास अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि उनकी स्ट्रगल्स या उनके चैलेंजेस यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या रहे हैं। और जब हम किसी को देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये बहुत आराम भरी ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो ऐसी ही एक और सक्सेस स्टोरी लेकर आज हम आपके साथ फिर से उपस्थित हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू आवर गेस्ट डॉक्टर दिव्या कुमार। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर थैंक यू फॉर calling me here. Dr. Divya is head of gynecology, obstetrics and IVF, यानी कि फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज, जो आज का शायद सबसे बड़ा और कॉमन प्रॉब्लम है। बिफोर वी गेट इनटू योर मेडिकल जर्नी डॉक्टर, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आपकी एजुकेशन वगैरह कहाँ से रही और आपका बैकग्राउंड क्या है। थैंक यू एकता, थैंक यू सो मच। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और मेरी जो इनिशियल सारी जो जितना भी एडुकेशन हुआ है वो बिहार में ही हुआ है। तो मैं उस ज़माने के बिहार की बात कर रही हूँ, व्हेन आई वाज देयर, लाइक 80s और 90s की बात कर रही हूँ मैं। तो इनिशियल जो मेरी पढ़ाई हुई वो मुजफ्फरपुर एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे प्रभा तारा एक स्कूल है। इट इज़ अ like convent school. So my initial education was there, and my father was a civil engineer. तो दैट वेज जो एडुकेशन का एक बहुत अच्छा माहौल होता था हमारी फैमिली में। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैं छोटी थी तो आई कैन लाइक प्राउडली से कि आई हैव बीन ब्रॉट अप अमॉन्ग बुक्स। हमारे पास अलमारियों में किताबें भरी होती थी एंड दे यूज्ड टू बी ए पूरा प्लेटर होता था। मतलब हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अंग्रेज़ी साहित्य मिलेगा, हिंदी। आई स्टिल रिमेंबर बुक्स, खुशवंत सिंह, कुलदीप नैयर, विंस्टन चर्चिल, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी, डॉटर ऑफ ईस्ट, and in fact every birthday, yeah, very controversial, but it was a platter. I told you it was a platter, and every birthday my father used to give me a book. Wow. So maybe like at the age of 9 or 10 he had gifted me a medical dictionary. तब एक डिक्शनरी आती थी, यस, डॉरलैंड मेडिकल डिक्शनरी आती थी। मुझे अभी भी याद है, ब्लैक कलर का कवर होता था कपड़े का। उस ज़माने की किताबें वैसी होती थी। And he used to write very proudly, present it to my daughter Divya, and with a date and signature. हाँ, so many of his books, Gulliver's Travel, ये, और second book भी मुझे याद है, Letters from a Father to Daughter. तो ये भी था। तो हाँ, and he was very much impressed by like उस समय के जो था, like he himself was very good at studies. तो वो RIT जमशेदपुर के फर्स्ट बैच थे सिविल इंजीनियर के। सो ही वॉज लाइक कि हाँ, इंडिया नीड्स टेक्नोक्रेट्स। वो उस ज़माने के थे, तो उनको था कि जवाहरलाल नेहरू के भाषण कि इंडिया नीड्स टेक्नोक्रेट्स, वो हमेशा बताते थे कि मैंने सुना था, देन आई थॉट कि मुझे भी, हमको भी बनना है ऐसा। तो इट वाज लाइक दैट घर में। और जैसे मैंने बताया कि प्रेमचंद के मानसरोवर, उनके सारे ऑल द लाइक यू नो भाग 1, 2, हाँ, वॉल्यूम सारे होते थे। हरिवंश राय बच्चन की जो जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी, ये सारा कुछ होता था हम लोग के घर में। तो वो एक माहौल बहुत अच्छा दिया उन्होंने पढ़ने का। बट बिकॉज वहाँ पे ट्रांसफरेबल जॉब होता है, जब आप सिविल इंजीनियर थे वो बिहार गवर्नमेंट में, तो आपको नहीं पता कि आज एक बड़े शहर में हो, कल एक छोटे शहर में भी जाओगे। तो नेक्स्ट पोस्टिंग जो उनकी हुई थी, इट वाज अ वेरी स्मॉल टाउन। भागलपुर वैसे तो बड़ा फेमस है वो उसके लिए, है ना, भागलपुर सिल्क के लिए। फिर वहाँ पे बहुत बड़े बड़े, जैसे आई थिंक अशोक कुमार और किशोर कुमार, इनकी फैमिली भी भागलपुर से बिलोंग करती है, हाँ, जो एक्टर्स होते हैं। तो उसके बगल में एक छोटा सा सब डिवीज़न था, बांका। ही वॉज पोस्टेड देयर। तो जब मैं बांका गई पापा के साथ, तो इट वॉज लाइक अ
टॉपसी टर्वी फॉर मी क्योंकि वहाँ जो स्कूल था वो एक हार्ड कोर जो छोटे गांव का स्कूल होता है वो था। और वहाँ पे जो मेरा क्लास था उसमें उस ज़माने में बेंच नहीं होते थे, वहाँ पे एक दरी होती थी। और कौन सी क्लास? मैं वहाँ पे 7th 8th और 9th 3 क्लास मैंने पढ़ा था। क्रूशियल यस। और उस वहाँ पे बेंच नहीं होता था उस क्लास में, मुझे याद है ओपन होता था, कभी कभी बंदर भी आ जाते थे, देन सबको दौड़ना पड़ता था। तो वो एक अलग सा एक्सपीरियंस था जो कॉन्वेंट स्कूल से। यस। और जो मेरा दूसरा पहला वाला स्कूल था वहाँ पे उस ज़माने में वी यूज्ड टू सी लाइक स्नो वाइट की मूवीज़, सिंड्रेला की मूवीज़, वो दुनिया बिल्कुल अलग थी। वी यूज्ड टू है, मतलब वो अहेड ऑफ टाइम्स था वो हमारा जो स्कूल था। वहाँ पे इलोक्यूशन हो रहा है, स्पीच हो रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें चल रही हैं, और हमें हर महीने एक इंग्लिश मूवी दिखाई जाती थी बिकॉज वी वर नॉट अलाउड टू स्पीक हिंदी इन द प्रेमाइसेस। तब मुझे याद है वो अगर सिस्टर ने हमें देख लिया तो 25 पैसे का फाइन भी लगता था। तो वी वेर वेरी स्मॉल, तो हम ऐसे तो हिंदी में बात करते थे, जब सिस्टर से किसी वी यूज्ड टू स्टार्ट कन्वर्सिंग इन इंग्लिश कि हमें फाइन लग जाएगा। तो इट वाज टोटली अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड। और वहाँ से मैं वहाँ गई, तब तो मैं नहीं कहूँगी कि बिकॉज आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज नॉट दिस मैच्योर जैसे आज मैं हूँ। तो तब मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुई। आई यूज्ड टू फाइट विद माई फादर। मतलब मेरा और मेरे पापा का रिलेशन ऐसा था कि इट वॉज फ्रेंडली ऑल्सो, आई कैन से, एंड ही वॉज द गाइडिंग लाइट, गाइडिंग सोर्स, एवरीथिंग इन माई लाइफ। तो हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब ही वॉज टोटली बायस्ड टुवर्ड्स मी। आई कैन से आई हैव 2 brothers, बट ही वॉज बायस्ड टुवर्ड्स मी। जब एक है तो बायस्ड होना चाहिए। तो एंड ही वॉज एब्सोल्यूट जेंडर न्यूट्रल, मैं नहीं कहूँगी, ही वॉज बायस्ड टुवर्ड्स मी। जेंडर न्यूट्रल तो बड़ा न्यूट्रल सा हो जाएगा, ही वॉज बायस्ड टुवर्ड्स मी। तो मैं उस टाइम तो बहुत लड़ाई करती थी पापा से कि लाइक आपने कहाँ डाल दिया, आई डोंट लाइक माई स्कूल। हाँ, बट अब तो मुझे लगता है कि आई वॉज लकी टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। तो वहाँ हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती थी? हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती थी। एंड वहाँ पे कोई खास कुछ पढ़ता ही नहीं था, बिकॉज वहाँ पे जो लड़कियाँ बेचारी ऐसे फैमिली से आती थी जैसे जिनकी माँ दूसरों के घर पे जाके काम भी कर रही हैं। इट वॉज अ गवर्नमेंट स्कूल जो कि फ्री होता है, क्योंकि और कोई स्कूल ही नहीं था वहाँ। कुछ लोग अच्छे, सब एक जैसे थे, मतलब वहाँ पे इट वॉज लाइक एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे, चाहे आप अपर मिडिल क्लास हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे लोअर हो, चाहे लो सोशियो इकोनॉमिक हो, सारे लोग एक साथ ही बैठ के पढ़ते थे। हिंदी मीडियम, टोटली हिंदी मीडियम। मतलब वहाँ पे इंग्लिश की तो ऐसी हालत थी कि टीचर्स यूज्ड टू से कि यू ओनली टीच योर क्लास। तो इट वॉज मेनी अ टाइम्स इंग्लिश के क्लास ही मैं ले लेती थी, बिकॉज थैंकफुली बिकॉज माई बेस वॉज लाइक दैट। जाहिर है जहाँ आप इंग्लिश मूवी, हाँ, तो वही है कि वो एकदम से ड्रास्टिक बहुत ज़्यादा चेंज हो गया लाइफ में। बट आई यूज टू फाइट विथ माई डैड, और मेरे पापा तब यही कहते थे कि कुछ नहीं होता स्कूल से, तुम अपनी पढ़ाई करो। ये बात मैं आज तक नहीं भूलती हूँ, क्योंकि कितना भी एडवर्स सिचुएशन होता है, मुझे पता है अगर मैं सही हूँ और मैं लगी रहूँगी तो मैं अचीव कर लूँगी, क्योंकि मैंने किया, ये कर चुकी हूँ मैं, और इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिम। तब मैं बहुत उनसे ज़्यादा कन्विंस नहीं थी, मतलब आई विल बी लाइंग अगर मैं बोलूँगी कि मैं बड़े आइडियल बच्चे की तरह। आई यूज्ड टू फाइट विद हिम अ लॉट। बहुत लड़ती थी मैं, हर दिन स्कूल से आगे लड़ती थी, बट ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि नहीं, तुम पढ़ो और तुम्हारा सब कुछ ठीक होगा। एंड ही वॉज एब्सोल्युटली राइट। आई कुड लाइक, आई डोंट थिंक कि और कोई वहाँ से शायद निकल पाया होगा मेरे टाइम में। अब तो टाइम बहुत आगे चला गया, एंड आई होप वहाँ की चीज़ें भी बहुत सुधर गई होंगी। तो आई होप लड़कियाँ वहाँ अच्छा कर रही होंगी। तो आपके पापा तो सिविल इंजीनियर, और आपका बचपन में मतलब बेस सारा इतना लिटरेचर वगैरह, तो ये मेडिकल बीच में कहाँ से? नहीं, ही वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। ही ऑलवेज वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर, और मैं उनसे इतना ज़्यादा अटैच थी कि मैंने कभी कुछ और सोचा ही नहीं। मुझे लगता था कि पापा डॉक्टर कहते हैं तो मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे कुछ और नहीं बनना। एंड डेफिनेटली आई यूज्ड टू गो टू सम गायनेक विथ माई मॉम। मेरी मॉम भी इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट थी। शी वॉज अ होम मेकर, बट शी वॉज वेरी मच अप एंड अबाउट घर का सारा कुछ देखना। और मैं ये बोलूँगी, ये चीज़ उन्होंने मेरे दिमाग से के अंदर, छोटी थी मैं तभी से डाला कि अ वुमेन हैज़ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और ये चीज़ मैं आज तक नहीं भूलूंगी। शी ऑलवेज यूज्ड टू से कि ये सारा काम ठीक है, बिकॉज आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि मम्मी तो बहुत काम करती है, इतना काम करती है, बट शी ऑलवेज यूज्ड टू से कि ये काफ़ी नहीं है, तुमको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए हर लड़की को। सो दिस वॉज वन थिंग विच शी टोल्ड, या जो मैं आज तक मैंने गांठ बांध करके रखी है, और मुझे लगता है शायद उनकी मेहनत के बदौलत ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो डॉक्टर बनना क्योंकि उनका सपना था, वो अननोइंगली मेरा सपना हो गया।
एंड मुझे अब लगता है कि शायद ये बहुत अच्छा हुआ, आई वॉज मेंट फॉर दिस प्रोफेशन। मे बी आपके पेरेंट्स आपकी कुछ चीज़ें देख लेते हैं, कुछ क्वालिटीज़ देख लेते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि ये बच्चा कहाँ जाएगा। हाँ, मे बी इन माई टाइम्स, आज के टाइम की नहीं बोल, बिकॉज नाउ द किड्स आर मच मोर स्मार्टर, दे नो सो मेनी थिंग्स व्हेन दे आर मच यंगर, दे नो कि हमें यही करना है। हम शायद उतना एक्सपोजर नहीं था, मे बी फ्रॉम कमिंग फ्रॉम अ स्टेट लाइक बिहार, कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, बट वो चीज़ें आपकी जो कहते हैं ना पेरेंट्स की जो पारखी नज़र होती है वो देख लेती है कि हाँ ये बच्चा यहाँ फिट होगा। पेरेंट्स से काफ़ी कनेक्टेड थे। यस, तो एंड आई नेवर रिग्रेट, रादर आई ऑलवेज एवरी मॉर्निंग मैं सच में उनको थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे प्रोफेशन में डाला। I love doing what I do. आप डॉक्टर जितेंद्र की फैमिली Yes, में? it was an arranged marriage. Okay. एंड जब मेरा MBBS भी पूरा नहीं हुआ था तब मैंने वापस से फिर मैं मुजफ्फरपुर से ही मैंने किया अपना MBBS की डिग्री मैंने मुजफ्फरपुर से ली, जहाँ से मेरी पढ़ाई शुरू हुई थी। अच्छा। तो वहाँ से फिर जब मैं पढ़ी रही थी उसी दौरान मेरी शादी हो गई। अच्छा। एंड दैट टाइम शादियाँ उसी एज में हो जाती थी, लाइक 25 वुड हैव बीन द आइडियल एज टू गेट मैरिड। और अब मैं बीइंग एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, अब मे बी लेटर पार्ट ऑफ पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आई स्टिल थिंक कि एक टाइम से शादी होना कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर आगे इनफर्टिलिटी और पुअर ओवेरियन रिजर्व ये सारी समस्याएं होती। तो एनीवे तब वो हो गया क्योंकि पेरेंट्स ने डिसाइड किया तो हो गया, बट इट वाज अ टोटली अरेंज मैरिज। आई नेवर मेट माय हस्बैंड बिफोर माय मैरिज। केमिस्ट्री देख के तो लव लगता है। सो स्वीट ऑफ यू। बट वो लव बाद में भी तो हो जाता है। बाद में हो जाता है। तो इट वाज लाइक कि एंड हम दोनों को मेडिसिन ने ही कनेक्ट किया, मुझे और मेरे हस्बैंड ने, बिकॉज हम कभी मिले ही नहीं। ही वॉज फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट वर्ल्ड, मी फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट वर्ल्ड आप कह सकते हो। हमारी दुनिया बिल्कुल अलग थी। बट वो समटाइम्स आई फाइट विथ हिम एंड इट्स लाइक मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। वैसी वाली फाइट हमारी बहुत होती है। लेकिन हमें मेडिसिन ने कनेक्ट किया, तो हमारे पास बहुत सारी कॉमन चीज़ें डिस्कस करने की होती थी। और कुछ क्वालिटी है जो हम दोनों में सेम ही है कि वी रियली पेशेंट सेंट्रिक, या जो भी है आप कहो कि एक प्रोफेशन के लिए जो लगाव है वो हम दोनों में है। एक चीज़ जो मैंने देखी है कि ह्यूमिलिटी है, आप दोनों बहुत ही ग्राउंडेड है। मैं वो भी पूछूंगी कि कैसे। ओके, कौन-कौन है? आई हैव 2 brothers. वन इज माई, एक मेरा एल्डर ब्रदर है, एक मेरा यंगर ब्रदर है। दे एल्डर ब्रदर इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। ही हैज़ done MTech from IIT Delhi, then he has done a MBA from IIM Bangalore. Wow. And now he's an entrepreneur. He's doing his own thing in Redinent नाम की उसकी कंपनी है, और साइबर सिक्योरिटी में उनका अपना वेंचर है। एंड ही इज़ डूइंग प्रीटी वेल, एंड वो कनेक्टेड भी है अपने स्टेट पे, दो ही इज़ पुटिंग अप इन बैंगलोर, लेकिन वहाँ से वो बहुत कनेक्टेड है। जब भी उसको चांस मिलता है ही गोज़ बैक टू बिहार, ही डज समथिंग फॉर पीपल या यंग बॉयज़। ही ट्राइज टू कि उनको अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए या थोड़ा उनको गाइडेंस मिल जाए कि इस फील्ड में आप कैसे आगे बढ़ो। अच्छा, यंग बॉयज से मुझे ध्यान आ गया, यू हैव 3 sons. या आई हैव 3 sons. आई एम सराउंडेड बाय बॉयज। यंगर के बारे में, यंगर ब्रदर इज ऑल्सो वेरी नाइस। ही इज पुटिंग अप इन अबू धाबी। हाँ, तो वो अबू धाबी ऑयल कॉरपोरेशन में काम करता है, एंड ही इज़ एट अ वेरी सीनियर पोस्ट एंड वेरी एफिशिएंट वन. ही अगेन इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर, एंड ही हैज़ ऑल्सो डन हिज मैनेजमेंट MBA फ्रॉम IIM Bangalore. So that way is like he's doing also very good. The entire family is educated. Yeah, and my like ऑल माई नीस नेफ्यूज दे, और एजुकेशन का थोड़ा सा अपने यहाँ एक कल्चर ही रहा है जिसको सारे हम कोशिश करके आगे बढ़ा रहे हैं। मैं भी एक ऐसी स्टेट से जो मैक्सिमम IAS यस देती है, पॉलिटिशियंस। तो एक्चुअली आपको शायद आप समझ पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे कि हमारे ज़माने में 3 ही प्रोफेशन होते थे, या तो डॉक्टर बनो, या इंजीनियर बनो, या फिर IAS बन जाओ। बिहार में तो और भी, हाँ, मतलब यही 3 का सपना ही होता था सबका। बिल्कुल बिल्कुल। और एजुकेशन की तरफ फोकस था, बट और तब डिस्ट्रैक्शंस भी कम होते थे बिकॉज देयर वाज नो सोशल मीडिया। बहुत बड़ा हमारे पास बुक्स होती थी, मधु, मुस्कान और पराग और नंदन, यही चंपक। एग्जैक्टली, हम उसी जमाने के तो थे। रीडर्स डाइजेस्ट हाँ, रीडर्स डाइजेस्ट बाद में आया जब हम लोग थोड़े बड़े हो गए थे। टिनटिन और ये सब, ये थोड़े एफ्लुएंट लोग पढ़ते होते थे। हम लोग चंपक, नंदन, पराग वाले थे। ये अफोर्डेबल होता। बट माई ब्रदर्स हैड बीन, मतलब दे वर वेरी पुशी एंड वेरी पार्टिकुलर, की बहुत सपोर्टिव रहा है। मतलब आई हैव बीन सराउंडेड बाय मेन who have loved me, who have promoted me. फिर मेरे हस्बैंड भी, like he has been an excellent person, guide to me. उन्होंने
मतलब मैंने उनसे बहुत सीखा है पेशेंट केयर से लेके, और उन्होंने इतना इनकरेज किया बिकॉज व्हेन आई गॉट मैरिड आई वाज जस्ट MBBS। उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की, देन आई डिड अ फेलोशिप इन फर्टिलिटी, और अब इस साल मैंने एक, बिकॉज अब मीनोपॉज भी एक बहुत बड़ा फील्ड है इन गायनी जो कि नेग्लेक्टेड होता है, बिकॉज मीनोपॉजल वीमेन प्रोडक्टिव नहीं होती हैं, तो कोई उनका ध्यान नहीं देता है। आई फील वेरी बैड। वही माँ, वही मदर इन लॉ जो एक एक चीज़ करती हैं, घर का सारा काम करना, पैसे का हिसाब रखना, अचार लगाना, बढ़िया पापड़, वॉट एवर, लाइक दे हैव डन एवरीथिंग, बच्चों को देखना है ना। अब जब वो उनकी एज हो जाती है, जब वो नॉन प्रोडक्टिव है, तो कोई नहीं सोच रहा उनके बारे में। तो मीनोपॉज इज कमिंग इन अ बिग वे एंड आई रियली फील कनेक्टेड टू दैट मीनोपॉज सब्जेक्ट, बिकॉज उसमें फीमेल की बॉडी में जो जो चेंजेस आती हैं उसका क्या प्रभाव होता है उसके मतलब मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे। तो उसके लिए भी मैंने इस साल आई हैड पास्ड एन एग्ज़ाम जो क्रेडेंशियल इंडियन मीनोपॉज प्रैक्टिशनर बोलते हैं, जस्ट बिकॉज आई रियली वांटेड कि यू शुड लुक आफ्टर विमेन इन टोटो। मतलब वी यूजुअली डिवाइड कि रिप्रोडक्टिव है तो इनफर्टिलिटी है, तो इनको फिर कौन देखेगा। हाँ, इनको कौन तो ही इज़, माई हस्बैंड इज़ ऑलवेज एनकरेज मी टू, चाहे पेपर प्रेजेंट करना हो, चाहे कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करना हो, या टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड। अच्छा, पेपर्स भी प्रेजेंट? या आई गो टू कॉन्फ्रेंसेज, नॉट जब मौका मिलता है मुझे तब मैं जाती हूँ। तो कौन कहता है कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं, मैं यही, इस पे भी हम आएंगे, बिकॉज एक समय के बाद ना चीज़ें सीरीज में नहीं चलती। आई ऑलवेज टेल, चीज़ें पैरेलल में चलती हैं। एक आपका प्रोफेशन चल रहा है, एक आपका एकेडमिक्स चल रहा है, एक आपके बच्चे हो रहे हैं, उनका भी एकेडमिक्स चल रहा है, बट यू आर एबल टू, हाँ इंडिया में वी आर ब्लेस्ड टू हैव सपोर्ट सिस्टम, बिकॉज यू कैन कीप, हाँ यू हैव मैन पावर, तो आप मैनेज कर सकते हो इन चीज़ों को, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। सिस्टम हमारे फैमिली मेंबर्स ही तो होते हैं, और फिर हम कहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज ठीक रहती हैं, जॉइंट में। I have been in a big family. My family is also very big, so I always think कि एक दूसरे का हम अगर सपोर्ट बनेंगे, it's a blessing. हाँ, yeah, it's a blessing. मतलब मेल्स तो खैर है ही, बट women should stand for women. एक फैमिली के अंदर भी एक women को, चाहे आपकी मदर इन लॉ हो, मदर हो, सिस्टर इन लॉ हो, आप अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो किसी और के सपोर्ट की ज़रूरत होती नहीं है। बिल्कुल सच है कि दिक्कत ही नहीं होती है। तो और इधर अब आपके जो फैमिली है, जैसे व्हाट अबाउट योर सन्स, डू दे आल्सो? आई हैव 3 sons, futuristic and modern as, I have 3 sons and I have like, I really feel proud कि they enter the kitchen, they love cooking, वो मुझे हेल्प करते हैं, अपने फादर को भी हेल्प करते हैं। My elder one is already a doctor, like he is preparing for his post graduation examination, but he is always there for his नानी दादी जब उनको ज़रूरत पड़ती है, तो या ही इज़ ऑलवेज देयर। उनके मेडिकेशन चेक करना, शुगर या BP जो भी होता है ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम्स होती है। नॉट ओनली दिस, ही लव्स कुकिंग ऑल्सो, विच आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। या बाकी तो बहुत छोटे, दो तो बहुत छोटे हैं, और लाइक बट आई थिंक कि ये जो बेसिक्स लाइफ स्किल्स होती है उसको इनकरेज करना चाहिए उसमें। हाँ, कि कुकिंग हो या कीपिंग योर हाउस क्लीन, कीपिंग योर सिंपल थिंग, कीपिंग योर टॉयलेट क्लीन, ये सारी चीज़ें उनको भी उसी तरह सिखाना चाहिए जैसे आप गर्ल्स से एक्सपेक्ट करते हो। तो ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए, एंड आई थिंक आवर सोसाइटी इज चेंजिंग। ये चेंज हम देख भी रहे हैं, ऐसा नहीं, आप ठीक कह रही हैं। हमने मिलेनियल्स ऑनवर्ड्स हमने ये चेंज देखा है। दे आर नॉट ashamed of doing kitchen work. हम घर में भी ये कहते हैं कि I'm having my periods and they are open to, yes, they are open to it. So मतलब आजकल के मैंने देखा है बॉयज़, या अब तो कई फैमिलीज में देखती हूँ कि हस्बैंड भी के सैनिटरी नैपकिन्स खरीद भी लाते हैं। that it should be taken as a normal thing. Yeah, it should be a normal thing. अब वो ब्लैक या खाकी, हाँ, उसमें कि कोई देख ना ले। हाँ, बट थैंक्स टू डिलीवरी एट होम, बट अदरवाइज अब इतना स्टिग्मा अटैच नहीं है। ओके, सो टॉकिंग ऑफ सोशल स्टिग्मास, बिकॉज आप गायनिक हैं और आपके पास आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे केसेस ड्यूरिंग योर मेडिकल जर्नी आए होंगे जो लड़का लड़की पर भी, जिनमें आपने कपल्स में भी देखी होगी, और ऐसे केसेस भी आए होंगे जो कहते होंगे कि इतनी इतनी बेटियां ही हो गई हैं। यस, वो तो अभी भी आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेट है, बट नाउ ऑल्सो कैसे हैं वी सी वी हैव टू काउंसिल देम। पहली बात, वो काउंसलिंग पार्ट ही देना होता है, उनको एग्जाम्पल्स देने होते हैं, और
सबसे बड़ी बात है ये सोशल स्टिग्मा मैंने देखा ये है, अभी भी है, बिकॉज आई एम इनटू IVF ऑल्सो. सो मेनी कपल्स विल कम कि आपके बच्चे हैं, बच्चे तो हैं पर मुझे मतलब इट्स लाइक कि लड़कियों को नॉट यंग, नहीं यंग वाले जिनके फर्स्ट बॉर्न है वो तो नहीं उतना माइंड करते हैं, बट आई थिंक जो आप मान के चलोगे लाइक फर्स्ट बॉर्न अगर डॉटर है तो दे विल ऑलवेज वांट टू हैव अ सन. तो वो थोड़ा सा मेल चाइल्ड के लिए तो सोसाइटी अभी भी सोच वही रखती है. अच्छा. और इसको कुछ हद तक तो बदला गया है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इसमें अवेयरनेस और स्प्रेड करने की ज़रूरत है. तो आपकी अलग से कोई टीम रहती है जो उन्हें काउंसिल करती है या आप ही डायरेक्टली? मोस्टली मैं ही काउंसिल करती हूँ, बट देन हाँ लिटिल बिट ऑफ काउंसलिंग इज़ डन बाय माय जो मेरे असिस्टेंट कंसल्टेंट्स या सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो लोग भी काउंसिल करते हैं, बिकॉज उनको यही है कि आप मल्टीपल एग्जाम्पल्स दे के ही समझा सकते हो कि दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर. बट विलेज में थोड़ा ये माइंडसेट ज़्यादा है. और ये मुझे ऐसा लगता है कि एडुकेशन इज़ द ओनली टूल जिससे आप इसको दूर कर सकते हो. और अगर विमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी तो ही इस स्टिग्मा को हम दूर कर सकते हैं. पर ये अर्बन सिनेरियो हो गया, लेकिन आप जैसे बात कर रही हैं IVF. हाँ जी, हाँ जी. IVF को डेफिनेटली टच करेंगे, ये बड़ा ही आजकल कॉमन इशू है. तो ये जो IVF वाले केसेस हैं ये ज़्यादा अर्बन में ज़रूरत पड़ती है या रूरल में भी? नहीं, IVF मैं कहूँगी कि रूरल में कम है, अर्बन में ज़्यादा है. और जो मैंने शुरू में ही डिस्कस किया था कि उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट मैं टच करना चाहूँ कि बहुत लेट एज में विमेन दे आर मैरिंग एट अ लेट एज एंड प्लानिंग मदरहुड एट अ लेटर एज. मतलब मिड 30s में शादी हुई तो लेट 30s 40 तक आके उनको लगता है अब हमें बच्चे चाहिए. और फीमेल्स के साथ क्या होता है कि यू आर बॉर्न विथ योर सेट ऑफ एग्स, सो योर एग्स दे डोंट इंक्रीज ओवर टाइम, वो बॉडी में बनते नहीं हैं. जब आप पैदा लेते हो आपके पास फिक्स डिपॉजिट की तरह एग्स होते हैं. Really? Yeah. Is this actually true? Yeah, it's true. And when your periods start, then you start losing from that fixed deposit. जो if a girl starts her menstrual cycle at an early age, yeah, she will might exhaust her yet at an earlier age. Yes. और इसमें genetic predisposition भी होता है. Like Indian women की हमारी ovarian aging हमारे Spanish, European, Arabic counterpart से 6 साल पहले है. मतलब जो वहाँ 40 में दिखता है वो यहाँ 34-35 में दिखेगा. ऐसा क्यों है? ये डाइट से भी ज़्यादा यहाँ पे ये जेनेटिकली वी आर प्री डिस्पोज्ड. हाँ, एथनिसिटी भी इसमें होती है, रेशियल वेरिएशन होता है. तो ये सारी चीज़ें हैं. आई थिंक मे बी ये भी एक रीज़न होगा जब इंडिया में हमने देखा है कि पुराने ज़माने में शादियाँ जल्दी होती थी. शायद साइंस नहीं था, बट स्टिल. तो दैट इज़ व्हाट वी टेल. मतलब इट्स नॉट दैट कि आई एम लाइक पुशिंग गर्ल्स टू गेट मैरिड एट एन अर्ली एज, बट आप अगर उसको पोस्टपोन कर रहे हो फॉर अ लेटर एज या थोड़े एडवांस एज के लिए, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए. करेक्ट. That is my only point is कि I don't want everyone to get married at 25 and have children before 30. No. But आप जब ये चीज़ें आगे बढ़ा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है. इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहो. हाँ, इसके लिए आप इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड आई एम जस्ट ओके विथ इट. और दूसरा है कि बहुत सारे जो IVF को एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का एक पार्ट मानते हैं. तो आपको क्या क्या मोडालिटीज़ हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स में जो आपको हेल्प करेगी टू लाइक पोस्टपोन योर मदरहुड फॉर अ लेटर पार्ट. तो वो आपको पता होना चाहिए. तो अगर आप शादी लेट एज में करना चाहते हो तो यू शुड ऑलवेज गो एंड सी अ गायनोकोलॉजिस्ट, और बेटर विल बी लाइक एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो आपको सारी चीज़ें समझा दे कि अगर इस टाइम में आप शादी करोगे और आपके बच्चे होंगे तो इतने चांसेस हैं कि स्पॉन्टेनियसली हो जाएं. अगर आप एडवांस एज में करोगे तो देयर आर फेयर चांसेस कि आपको IVF या ऐसे मोडालिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी या आपको एग फ्रीजिंग में. हाँ, देश में लोग पंडित से पहले पूछते हैं कि शादी करनी yes. नहीं करनी चाहिए. मतलब ये बहुत ज़रूरी है. मैं चाहूँगी हमारे व्यूअर्स इस चीज़ पे खास ध्यान दें और आगे भी बताएं कि आप पहले एक डॉक्टर से मिलके एक लड़की को तो खास लेकिन इसको बहुत अजीब सी नज़र से देखा जाएगा कि शादी नहीं, से पहले इतना भी अजीब नहीं है. बिकॉज देखिए आजकल आई थिंक जस्ट बिकॉज आई एम सिटिंग इन अ सिटी इन NCR लाइक फरीदाबाद, और यहाँ पे लड़कियाँ हैं जागरूक, आती हैं हमारे पास. वेरी नाइस. ऐसा नहीं है, दे कम प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए आती हैं, शादी से पहले भी दे विल कम.
वेरी नाइस। तो दे कम, और फिर ये जो जैसे आपका ये प्लेटफॉर्म है, तो मेरे ख्याल से ऐसे प्लेटफॉर्म से भी ये चीज़ें बाहर जाती हैं, और इसमें कोई और बुराई लोगों नहीं को है, समझ में आना हाँ। चाहिए कि अगर आप उसको अभी आपको मैरिज और आपको मदरहुड नहीं चाहिए, तो आपको आइडियली एक बार जाके समझना पड़ेगा कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसमें इतना स्पेस है, इस टाइम में आपकी फर्टिलिटी इतनी अच्छी होती है, तो दे आर मच मोर चांसेस कि आप नेचुरली कंसीव हाँ, कर वो लो। तब आती है डॉक्टर उसके के बाद पास जब कंसीव नहीं कर पाती, और एज, बिकॉज हमारे पास एज का कोई इलाज नहीं है ना। हाँ, वंस यू आर लाइक 37, 38, आई कांट लाइक ब्रिंग यू, pull you back into your mid 20s or even early 30s. Nobody can do that ना. And as it is, we have a ration of eggs. Yes, वो तो every month हो रहा है, because एक अच्छा fertilizable egg बनने के लिए 8-10 अंडे रिक्रूट होते हैं from both ovaries. तो एक अच्छा बनने के लिए 10-10 वेस्ट होते हैं, और ये प्रोसेस तब से चलता है जब से पीरियड स्टार्ट होते हैं, टिल ऑलमोस्ट टिल योर मेनोपॉज दिस गोज ऑन। बट ये क्या है कि 35 के बाद आपकी फर्टिलिटी कम होती है, और 37 के बाद बहुत शार्प डिक्लाइन आता है। 40 के बाद तो इट्स वेरी अनलाइकली कि हमें, जब हम IVF के लिए भी हमें आपके एग्स हम निकालना चाहें और हम निकाल पाए। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर पता है और आप सोच समझ के आगे बढ़ रहे हो, देन इट्स योर चॉइस डेफिनेटली। मतलब मैरिज एंड मदरहुड और पेरेंटहुड एक कपल का या एक लड़की का ही चॉइस होना चाहिए। यू शुडंट बी, नोबडी लाइक, नॉट इवन लाइक डॉक्टर्स और एनीवन शुडंट पुश अ गर्ल फॉर ऑल दीज थिंग्स कि हाँ आप ये जल्दी कर लो। हाँ, बहुत सारे एंगल्स, हाँ डेफिनेटली यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, लाइक फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, हर चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। तो मैम, जब आपके पास अनमैरिड गर्ल्स जब आती हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता ही होगा ना कि हाउ टू डिले देयर प्रेगनेंसीज, मतलब व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, वो आते हैं, बिल्कुल आते हैं हमारे पास, बिकॉज हमेशा इसके आसपास ना एक ग्रे क्लाउड रहा है। नहीं, लेकिन अब मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि आई एम रियली हैप्पी बिकॉज गर्ल्स देमसेल्व्स आर कमिंग, or sometimes girls with their mother are also coming, and I feel very happy. I always like give a pat on the back of both mother and daughter कि I really love this कि आप पहले आके कंसल्ट कर रहे हो और आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और अपने होने वाले हस्बैंड के साथ आना कब शुरू करेंगे? जो लिव इन में होती है वो आती हैं कई बार। I have catered to such couples also who are staying in live in and they come to me कि हाँ हमें मैरिज पोस्टपोन करना है या हम क्या क्या टेस्ट करा लें। आई फील वेरी हैप्पी। चाहे महीने में ऐसे 2-3 कपल ही मैं देखती हूँ, पर मैं देखती हूँ, और ये चेंज मैंने नोटिस किया है। मतलब लास्ट फ्यू 5 years आप कह सकते हो, लाइक 5 साल से ऐसी चीज़ें हमारे सामने आने लगी हैं। लोग चीज़ों को नॉर्मली लेने लगे हैं। गर्ल्स आती हैं, ब्रदर्स के साथ भी आती हैं। लाइक देयर इज वन ब्रदर एंड सिस्टर, द सिस्टर हैज़ सो मेनी लाइक PCOD एंड ऑल, बट वो पीरियड्स की प्रॉब्लम है। शी कम्स फ्रॉम बनारस, बट शी कम्स विथ हर ब्रदर एंड दे बोथ आर कंफर्टेबल डिस्कसिंग एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं है, सोसाइटी ओपन तो हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि एवरीथिंग इज़ वेरी ग्लूमी एंड डार्क। एक आध रे ऑफ होप भी हमें मिल जाता है, तो आई रियली फील वेरी गुड अबाउट इट कि हम जो बातें कर रहे हैं या इस तरह के प्लेटफॉर्म से आप और मैं जो शेयर करना चाह रहे हैं वो किसी के भी कानों में जा रहा है और वहाँ पे उनकी लाइफ सिंपल और इजी हो रही है। तो वी आर जस्ट हैप्पी अबाउट इट। विश कि हम ऐसे एग्जांपल्स को भी सामने ला सकते कि ये रियल लोग हैं। देखिए, फिल्में जरूर अपना काम कर रही हैं, नहीं, बट पीपल आर कमिंग, पीपल आर गेटिंग अवेयर। आई डेफिनेटली आई कैन से दैट। और IVF के लिए भी अब तो मदर इन लॉज भी आती हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है, दे कम विद देयर डॉटर इन लॉ। आई हैड वन ऑफ माई पेशेंट, और उसके हस्बैंड, ही वॉज अ ऑटो रिक्शा ड्राइवर। She came for IVF, like she had good like 10-12 years की infertility के बाद now she is blessed with a twins, a baby girl and a boy, and I was so happy. But उसकी अपडेट तो नहीं मैं आपको Facebook पे देखती हूँ, आप बड़ी cute babies को। So I still remember, तो उसकी mother in law ही आती थी। I have never seen कि उसकी mom mother in law आती थी, and she really took good care of her daughter in law throughout the pregnancy and after the pregnancy also. तो ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे हैं, और इससे मुझे लगता है कई बार सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा का कोई मतलब नहीं होता। समटाइम्स यू विल सी सम वेरी टैबू काइंड ऑफ या बैकवर्ड थिंकिंग या उस तरह के लोग होते हैं जो हाई सोसाइटी में भी मिल जाएंगे, और लो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा में भी आपको, दो दे आर नॉट एडुकेटेड बट IQ वाइज दे आर गुड, दे आर रिसेप्टिव टू द चेंजेस एंड दे आर चेंजिंग। So that is a positive thing which I have noticed. एक चीज़ बताइए, जैसे ये IVF है, मतलब आजकल ये भी बहुत मैं कई डॉक्टर से भी बात करती हूँ, तो ड्यू टू स्ट्रेसफुल लाइफ एंड रॉन्ग लाइफस्टाइल्स, सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स,
the couples are facing a lot of productivity issues, fertility issues, Yes. और normal sexual life भी practice नहीं कर पाते. Can somebody without waiting for a long period of infertility come at the right time and then get an IVF thing done? Yeah, Because definitely. normal या natural नहीं करना चाहते या मतलब देखो हो रहा। क्या है कि Is it इनफर्टिलिटी में ना एक तो इट्स नॉट ओनली IVF इज द मोस्ट एडवांस मोडालिटी वी हैव. Okay. कभी कभी क्या होता है, कपल्स हमारे पास आते हैं और हमारी थोड़ी सी काउंसलिंग से ही उनकी बात बन जाती है. Oh. बिकॉज दे सी ओव्यूलेशन तो महीने में एक ही दिन होता है. Correct. समटाइम्स दे आर नॉट अवेयर. दो वी हैव सो मेनी एप्स टू ट्रैक द ओव्यूलेशन, किट्स Oh, होती हैं okay. आजकल, बहुत कुछ है मार्केट हाँ. में. एंड गर्ल्स आर अवेयर भी, जो ये सारी लड़कियां Very होती है, nice. दे हाँ उन्होंने मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऐप डाउनलोड किया हुआ होता है, ओव्यूलेशन ट्रैक करने का ऐप डाउनलोड किया होता है. nice. तो कभी कभी बात बहुत सिंपल चीज़ों से ही बन जाती है. लाइक हमने काउंसिल कर दिया, टाइमिंग मैच करा दी, सही टाइम पे अगर कॉन्टैक्ट हुआ तो नेचुरली ही प्रेगनेंसी हो फिर तो जाती है. जरूरत ही नहीं नहीं होती. कभी कभी वी हैव टू लाइक गिव सिंपल मेडिकेशंस लाइक ओव्यूलेशन, एग बनने की मेडिसिन दे दी, या हस्बैंड में कुछ माइनर सी प्रॉब्लम हुई, लाइफस्टाइल चेंजेस उनमें थोड़े से करा दिए, और कुछ सिंपल मेडिकेशन से भी बन जाता है. उसके बाद नहीं होता है, देन वी हैव सिंपल प्रोसीजर लाइक जिसको IUI कहते हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमाइनेशन. उसमें बॉडी के अंदर ही सब कुछ होता है, बट थोड़ा सा हमें हेल्प करना होता है. देन द मोस्ट एडवांस वन इज़ द IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी. तो ये बहुत सारी मोडालिटी होती हैं, और ये हमें बस यही देखना होता है, दैट इज़ व्हाट इज़ आवर जॉब टू सी कि आपको कौन से टाइम में क्या चाहिए. करेक्ट. हाँ, तो इट्स नॉट कि लाइक गोइंग टू एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इज सिनोनिमस टू गेटिंग एन IVF डन. इट्स नॉट दैट. अक्सर लोग इससे ये हाँ, डर जाते हैं लोग, डर जाते हैं. बट कि हम लेकिन जाएंगे तो हाँ, वो एक फंसा चीज़ मैं देंगे. हमेशा बोलती हूँ कि आप जितना जल्दी हेल्प के लिए आओगे उतने अच्छे से हम हेल्प कर पाएंगे. करेक्ट. बिकॉज IVF जैसे एडवांस प्रोसीजर का, जिसमें हम एम्ब्रियो तक बाहर बना देते हैं, उसमें भी 100% सक्सेस नहीं होता. ओके. हाँ, इट्स नॉट दैट कि वी विल मेक एन एम्ब्रियो आउटसाइड योर बॉडी, एंड उस एम्ब्रियो में जान होती है, मतलब सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है. और उससे तब भी हम उसको जब डालते हैं, इम्प्लांट करते हैं, तो 100% हमें रिजल्ट नहीं मिलता. तो उसमें एज, जो विमेंस एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. वो जितनी यंग होगी विमेन, उतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं हमें. प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कोमॉर्बिडिटीज़ या मल्टीपल फैक्टर हैं या नहीं, वो तो थोड़ा ज़्यादा मेडिकल और टेक्निकल टर्म्स हो जाएंगे. वैसे भी डायबिटीज, हाई ब्लड हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर PCOD है या एंडोमेट्रियोसिस है किसी को, या फाइब्रॉइड्स हैं, एडवांस एज जैसे मैंने बताया, एडवांस मैटरनल एज है, तो इन सब का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. बट डेफिनेटली इन सब को ही मदद करने के लिए IVF जैसे चीज़ का आविष्कार हुआ. तो कि आपको सबको हम मदरहुड का सुख या फिर पेरेंटहुड का सुख दे पाएँ कपल को. देखिए, बिजनेस में हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस या कमर्शियल एंगल एक अलग चीज़ है, बट आई थिंक द डॉक्टर्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट. पहले हम डेंटिस्ट के पास ये सोच के नहीं जाते थे कि वो ये तो दांत निकाल देंगे. लेकिन अब वो फिक्स अच्छा डेंटिस्ट जो भी होगा वो कहता है कि दांत निकालने की जरूरत नहीं हाँ, है. उसी को हाँ, संभाल मतलब के हमारा रखना। थ्रिल ही यही है कि हम आपको सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट वे में प्रेगनेंसी दे दें. इट्स नॉट वी आर लाइक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, जैसे मैंने कहा, इट्स नॉट सिनोनिमस विथ लाइक IVF. हाँ, करेक्ट. इट्स नॉट दैट. यही सोच के लोग डर हाँ, जाते हैं. यही अगर सोच के आप, लोग वहाँ सही जाएंगे एज तो से- IVF हो हाँ, जाएगा. इट्स नॉट अगर दैट. इट्स सही नॉट एज दैट. से कंसल्ट कर लें और राय ले लें तो आप बेहतर प्लानिंग कर सकते कर हैं. सकते हैं, राइट. हाँ. सो दिस इज आई थिंक आपकी बातें सुन के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अब प्रेगनेंसी बहुत ही एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस हो गया है Yes. कंपेयर्ड टू आवर टाइम. हाँ, आवर टाइम्स लाइक हमारे टाइम में बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब मैं सिंपल बता रही हूँ, पहले 3 महीने में कई सारी औरतों को वॉमिटिंग या नोजिया होता है. जी. देन एवरीवन यूज्ड टू थिंक कि ये नॉर्मल है, इसका कुछ नहीं, ये तो होगा ही. यही कहते थे. बट नहीं, वी हैव सो मेनी मेडिकेशन, सिंपल वाइटामिन होते हैं जिनको देने से ये बेटर हो जाता है, और यू कैन एंजॉय योर प्रेगनेंसी. बिकॉज प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है, आई ऑलवेज से कि द मदर शुड बी हैप्पी सो दैट शी कैन इन्फ्यूज हैप्पीनेस इन द फीटस और द बेबी. वो पॉजिटिविटी मदर से बेबी पे जाना चाहिए. तो मदर ही दुखी होगी तो फिर वो क्या ही. मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया. दिस इज वंडरफुल. तो चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं मेनोपॉज के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत ही उभरता हुआ चैलेंज है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में ना मेनोपॉज को ओपनली डिस्कस ही नहीं करते. नहीं, उसको तो नॉर्मल भी नहीं मानते. हाँ, मतलब अगर ऑल ऑफ अ सडन दी होम मेकर जिसने इतने सालों तक सबकी देखभाल करी, सब कुछ अरेंज करके दिया, अचानक से उनके डाले हुए अचार किसी को नहीं खाने, अचानक से किसी को अब घर में ऐसा नहीं लगता कि
पूरी खीर बनाई जाए, हाँ। क्योंकि सबको बाहर का खाना चाहिए, तो अब मम्मियों को ऐसे अचानक से लगने लगता है कि उनकी जरूरत नहीं है। नहीं है, एग्जैक्टली, दे फील हॉलो, बॉडी में ये चेंजेस आ रहे बाल हैं, झड़ने लग गए बाल हैं, झड़ने लगे, बिल्कुल वेट आपसे बढ़ गया, वेट बढ़ बैक एक होने लग गया, गई, बोन्स टांगों वीक में हो रहे हैं, कमजोरी, हाँ, वी बोन्स वीक दांत हो रहे हिल हैं, रहे हैं, मूड स्विंग्स होता है, हाँ, मूड आईसाइट स्विंग्स अफेक्ट, मतलब इतने सारे चीजें, चैलेंजेस। हाँ। पहले तो ये बताइए कि औरतों को क्या करना चाहिए ऐसे में? एक तो देखिए, जब वो मीनोपॉजल ट्रांजिशन होता है, यूजुअली वो 40s के बाद स्टार्ट हो जाता है, तो पहला तो कि अपना वर्थ उनको खुद समझना चाहिए, बिकॉज Correct. इफ यू डोंट फील यू आर इम्पोर्टेंट, नोबडी विल फील यू आर इम्पोर्टेंट। तो अपने लिए खुद आपको प्रयास करना है। पहली बात कि अपना हेल्थ, यू हैव टू कीप योर हेल्थ फर्स्ट। आई ऑलवेज, जैसे हम लोग हमारे अकॉर्ड फाउंडेशन की तरफ से हम कभी कभी गांव में भी जाते हैं, तो वहाँ पे मैं औरतों को यही बोलती हूँ कि आपको कुछ नहीं करना, जब आप खाना बनाते हो, द फर्स्ट प्लेट जो जिसको मिलना चाहिए वो आप हो। आप पहले खाना बनाओ, खुद खाना खाओ, देन यू सर्व। नहीं होता, मैं यही तो क्योंकि औरतों को क्या ये सिखाया गया है, सैक्रिफाइस का इतना महिमा मंडन कर दिया जाता है ना, मतलब ये नंबर ही ऐसे मिलते हैं, ये बेचारी, इसने पूरी वाई यार, वाई, एंड इफ समबडी इज हैविंग हर प्लेट फर्स्ट, देन ये बहुत सेल्फिश है। तो ये माइंडसेट भी हमें बदलना पड़ेगा, बिकॉज एक औरत पूरे परिवार की, इवेंचुअली पूरे समाज की धुरी होती है। तो उसको अपने हेल्थ का ध्यान, मैं यही कहती हूँ, उसको खुद लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द कंट्रोल इन योर ओन हैंड्स। यू डोंट हैव टू वेट कि कोई बोलेगा आप खा लो, आप खा लो, आप खा, नहीं, आप जाओ, अपना प्लेट निकालो, खाओ, एंड देन यू सर्व। फिर आप भी खुश होकर सबको खिला पाओगे। हाँ, ये भी आप इतने एग्जॉस्टेड रहोगे, हाँ, चिड़चिड़े हो जाओगे। भूख लग रही है, तो जब तक आपकी बारी आती है तब तक भूख भी मिट चुकी होती, खाना भी खत्म कई बार हो गया होता है, गेस्ट आ गया, आपने सबको खिला दिया, जो बच्चा कुछ है, एक रोटी कुछ लेके बैठ गए। ऐसा होता है, मतलब आई हैव सीन ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग अराउंड मी। ऐसा नहीं है, मतलब मेरी कहानियां नहीं, हाँ, मैं ऐसा देखती हूँ चारों तरफ, महसूस करती हूँ। तो ये है कि अपना कंट्रोल खुद लेना है, और एक थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए, मी टाइम निकालना पड़ेगा। मी टाइम शुड बी सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, बिकॉज आजकल एक चीज बहुत अच्छा हो गया, आई कैन से, यू हैव पार्क, यू हैव इक्विपमेंट्स, इट्स ऑल फ्री। डांस कर सकते बस, हैं, हाँ, डांस कर सकते हैं, एक्टिव डांस कर लो। और एक्सरसाइज का ऐसा नहीं है कि आपको कोई सर्टेन इक्विपमेंट और जिम चाहिए, वो किसी भी प्रकार से हो जाता है, ऐसा नहीं है। घर पे भी जंप करके, यूट्यूब पे आजकल सोशल मीडिया का बेनिफिट्स तो बहुत हैं कि आप, यू हैव सो मेनी स्टेप्स, यू कैन लाइक play on your mobile or anything, and then you can follow a routine. तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट में जो मीनोपॉजल ट्रांजिशन में होता है, उसमें हाई प्रोटीन डाइट का बहुत ज़्यादा रोल होता है, बिकॉज अब आपके बॉडी में टिश्यूज उतने बन नहीं रहे अपने आप, उनको बनाने के लिए आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट्स कम करने पड़ेंगे। यस, दैट नो, बिकॉज एक बार मीनोपॉज आ गया तो आप फिर मीनोपॉज में ही तो चले गए बस, तो that will be our new normal. Yes, that will be your new normal. Less of carbs, more of protein, more of fibers, पानी का इंटेक अच्छा हो, एंड एक्सरसाइज। तो ये आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज हमारे यहाँ कार्ब्स हम ज़्यादा लेते हैं। जी जी। सो दैट इज़ वाई यू सी, हमारी क्या होता है कि वेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, वेट आपके हिप्स के और पेट के अराउंड बहुत ज़्यादा, हाँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है फैट का। तो उसको कम करने के लिए एक्सरसाइज, एंड देन दिस शिफ्ट इन डाइट, यू हैव टू start taking a like high protein diet rather than a high carb diet. मतलब भूखे नहीं रहना, नहीं, भूखे बिल्कुल नहीं रहना। यस, तो अच्छा है ना, अगर घर वाले खाना नहीं मांग रहे, आपकी बनाई हुई चीजें नहीं खा रहे, तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा है, अपने लिए बनाओ और उसे हाँ, यू हैव टू लाइक, यही है कि थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा आपको अपना डाइट, बट गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल। यस, यू शुड, यस, एंड यू विल बी एबल टू डू इट, इतना मुश्किल नहीं होता है। So visiting a gynecologist during the menopause is okay. Yeah, you should, because देखिए menopause में कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो आपको पता नहीं चलता, जैसे आपके periods में change आया, कई बार ये change mostly it is normal, but sometimes as deadly as an endometrial cancer can present as a change in your menstrual pattern. आपके periods heavy हो रहे हैं, 10-20 दिन आप bleed कर रहे हो, तो ये क्या होता है कि कभी कभी तो नॉर्मल चेंज भी ऐसे ही प्रेजेंट करता है, बट कब ये एबनॉर्मल से नॉर्मल हो जाएगा ये आपको नहीं पता चलेगा। बट अगर आप गायनेक को विजिट करते हो, देन दैट द डॉक्टर विल कम टू नो इवेंचुअली। एक सिंपल ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करके हम बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं, लाइक आपके यूट्रस के बारे में, ओवेरियन कैंसर जो यूजुअली साइलेंट होता है,
तो वो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में अर्लीस्ट स्टेज में पिक हो सकता है, बिकॉज उसके सिम्टम्स ही नहीं होते। देखो इंडोमेट्रियल, हाँ ये सब नॉर्मल है। इंडोमेट्रियल कैंसर के तो फिर भी सिम्टम्स होते हैं, लाइक यू विल हैव इरेगुलरिटी इन योर मेंसेस, कभी ब्लीडिंग हैवी होगी, कभी पीरियड्स बंद होने के बाद भी अचानक से शुरू हो जाती है, क्योंकि मीनोपॉज जो है मेडिकली या फिर बाय डेफिनेशन तब हम कहते हैं जब पूरे 1 ईयर तक पीरियड्स नहीं आते, देन वी लेबल कि हाँ यू हैव लाइक पास्ड इनटू मीनोपॉज नाउ। बट 1 साल अगर पीरियड्स नहीं आए और फिर एकदम से स्टार्ट होते हैं पीरियड्स, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। तो वही पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग है। उसके अनेक कारण होते हैं, बट एक सबसे जो ड्रेडली कारण या जिससे हम डरते हैं वो इंडोमेट्रियल कैंसर होता है। कई बार कारण बहुत सिंपल, इन्फेक्शन होता है या ट्रॉफिक वेजिनाइटिस या एंडोमेट्राइटिस होता है या कोई पॉलिप हो गया, तो ये तो सिंपल चीज़ें होती है। बट हमें जिन चीज़ों से डर लगता है वो इंडोमेट्रियल कैंसर, कभी कभी सर्वाइकल कैंसर वैसे तो यंग एज में होता है, बट कभी कभी मेनोपॉज के बाद भी हो जाता है। वो भी ब्लीडिंग, हाँ वो भी ब्लीडिंग की तरह ही प्रेजेंट करता है, इरेगुलर ब्लीडिंग के इस तरह से ही प्रेजेंट करेगा। तो आपको जब भी चेंज महसूस हो, तीसरा जो मैं जिस पे आ रही हूँ वो ब्रेस्ट कैंसर, इन्हीं चीज़ों से तो हम डरते हैं जी। तो ब्रेस्ट कैंसर में आइडियली आपको 40 के बाद साल में एक बार मैमोग्राफी ज़रूर करानी चाहिए। और अगर आपके घर में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो डेफिनेटली यू शुड विजिट, हिस्ट्री है हाँ, तो आपको एक ऑन्कोलॉजिस्ट से विजिट करके फिर उनका एक डिफरेंट तरीके से सर्विलेंस होता है, उसमें आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको मैमोग्राफी कराना चाहिए। हाँ कुछ टेस्ट होते हैं ये ढूंढने के लिए कि जेनेटिकली आप प्रीडिस्पोज हैं हो या नहीं, तो वो ऑन्कोलॉजिस्ट से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए आपको। तो यही 2-3 चीज़ें हैं। तो मीनोपॉज के बाद आपको डेफिनेटली एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, जिसमें हम पैप स्मेयर ले लेते हैं, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कर लिया, मैमोग्राफी कर ली, तो वो सारे ऑर्गन जिसको आप खुद नहीं मॉनिटर कर सकते हो उसको हम कर लेते हैं। और इन्हें हम खुद कर ही नहीं सकते। हाँ, और अब क्या है कि मीनोपॉज के बाद भी, बिकॉज अब लॉन्गेविटी बढ़ गई है हर जगह, तो अब क्या है कि मीनोपॉज के बाद भी आप गुड 30-40 ईयर्स तक अलाइव रहते हो। हाँ बिल्कुल। हाँ मेनोपॉज का टाइम जल्दी आ रहा है 40 तक में, हाँ 80 तक, हाँ 75-80 तक। तो आपको अपना ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि आप अगर आप उस एज में अपने आप को प्रोडक्टिव रखना चाहते हो। एक्सरसाइज से एक और चीज़ है, व्हेन यू डू एक्सरसाइज दैट प्रिवेंट्स फ्रॉम डिमेंशिया, पोस्ट मेनोपॉजल डिमेंशिया ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और ये जब एक बार हम वहाँ पहुँच गए तो हम लौट नहीं सकते। बट इस स्टेज में तो वी कैन चेंज आवर लाइफस्टाइल इन अ वे कि हम जितने साल प्रोडक्टिव रहे, बिकॉज इट्स नॉट दैट कि आप प्रोडक्टिव दूसरों के लिए, आप तो खुद के लिए भी तो आपको प्रोडक्टिव रहना है ना। बिल्कुल। तो यानी फिजिकल चेंजेस के अलावा मेंटल चेंजेस भी आते हैं, यस इट कम्स, या ओके। तो उनको हैंडल करने का यही तरीका है। हाँ एग्जैक्टली, हाँ बिजी रखो आप, मतलब यू डोंट हैव टू बी आइडल, इट हैज़ टू बी एज सिंपल एज निटिंग, एज सिंपल एज एम्ब्रॉयडरी, गार्डनिंग, कुछ भी आप कर लो। बिकॉज जो करियर वुमेन है उनके पास तो चलो कुछ ना कुछ रहता ही है। Correct. मैं उन हाउसवाइफ्स की बात कर रही हूँ जो अब एक समय तक तो बहुत बिजी रहती है, जब उनके बच्चे बड़े हो रहे हो, बच्चे के बच्चों तक को वो बड़ा करती हैं, उसके बाद एकदम से खाली हो जाती है। तो दे हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ हॉबी व्हिच कैन कीप देमसेल्फ एंगेज्ड। आपने अकॉर्ड फाउंडेशन का जिक्र करा, कुड यू आल्सो ब्रीफली टच अपॉन अकॉर्ड फाउंडेशन, व्हाट इज इट डूइंग? Accord Foundation is doing a lot of things. Exactly, I'm not the right person because I am not looking after Accord Foundation. It is उसमें डॉक्टर जितेंद्र हैं, पूनम गुप्ता हैं, डॉक्टर ऋषि गुप्ता के वाइफ, और डॉक्टर बीजू शिवम पिल्ले कार्डियोथोरेसिक सर्जन है हमारे यहाँ। सो दे आर द 3 की पर्सन्स, बट दे आर डूइंग सो मच लाइक सिंपल चीज़ें जैसे विंटर में क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल। इसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इनका है फॉर विमेन। दे टेक अस टू स्कूल्स जहाँ पे हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं और प्राइवेट स्कूल्स में भी जाते हैं। उसके अलावा हम ग्राम पंचायत में भी जाते हैं जहाँ पे हम विमेन को एनीमिया और बेसिक हाइजीन के बारे में एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ इसके बारे में बताते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है। देन वी हैव गॉन टू डिफरेंट एरियाज़ लाइक लद्दाख में हमने कैंप लगाए वहाँ पे। हाँ, लद्दाख से अभी एक पेशेंट भी आई थी whom I have operated बिकॉज वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत दूर है। जहाँ पे हम गए थे सुमूर इज़ अ स्मॉल प्लेस इन लाइक लेह से थोड़ी दूर पे है। या वहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड कराने के लिए इनको 2-3 घंटे जाना पड़ता है। तो वहाँ पे भी इनका टेलीमेडिसिन सेंटर भी है। तो दे आर वर्किंग देयर ऑल्सो। ये सारी चीज़ें
चल रही है साथ के साथ. As a gynecologist, Yes. and this is a very responsible position, not just because that you're dealing with the body of a woman, but आपका as a woman gynecologist, yes, female yes, gynecologist, yes. सोसाइटी में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं आपसे, और आपका कंट्रीब्यूशन होता भी होगा और होना भी चाहिए. सो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट और आज की एक डॉक्टर होने के नाते प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि हाउ टू एक्सेप्ट योर बॉडी, वेदर इट इज़ विद रेगुलरिटीज़, विद इरेगुलरिटीज़, एंड हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ इट. मतलब व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू विजिट अ डॉक्टर, एनी डॉक्टर. लाइक गायनेकोलॉजिस्ट तो चलो मैं हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आई ऑलवेज सी कि आई एम अ वुमन. आई एम अ वुमन फर्स्ट एंड देन अ गायनेकोलॉजिस्ट. सो यू हैव टू एम्ब्रेस योर बॉडी. दूसरा मैं ये कहती हूँ कि एक औरत का जो पूरा लाइफ साइकिल होता है, इट्स लाइक अ बटरफ्लाई. आई ऑलवेज से दैट यू हैव डिफरेंट स्टेजेस. व्हेन देयर इज़ अ यंग गर्ल, उसके बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है. जब रिप्रोडक्टिव एज में हम आते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है. और जब हम मीनोपॉज में चले जाते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है. तो ये सबसे पहले हमें खुद ही समझना पड़ेगा. एंड वन मोर थिंग, यू शुड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ वॉट यू आर. Like you are born as a woman, I always feel lucky, and I feel I am the preferred gender because God and this nature has selected us to take forward our progeny. मतलब इतना रिस्पॉन्सिबल काम कि एक रेस को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने women को ही दिया है. तो because we are the responsible gender, that is how I feel. तो सबसे पहले है कि अगर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स हैं तो उनको वो टाइम इसलिए क्रूशियल होता है क्योंकि वो बेस बनाता है. आपके बॉडी को कभी ना कभी मदरहुड के लिए रेडी होना है. तो यू हैव टू हैव अ बैलेंस डाइट एंड सम अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. ये मैं एडोलेसेंट गर्ल्स को बोलती हूँ. और क्योंकि वो दैट इज़ वन टाइम जब आप बहुत ज़्यादा घर का खाना और बैलेंस डाइट, ये चीज़ें समझ में नहीं आती उस उम्र की लड़कियों को. उनको हाँ, इसलिए उस एज में PCOD की प्रॉब्लम है, मैंने बहुत ज़्यादा भी देखी है. और वो एक तो वो भी है, और दूसरा ये कि वो इतना क्रूशियल टाइम होता है उनका 10th से 12th तक. की सारी लड़कियां पढ़ती होती हैं, कोई मेडिकल, कोई इंजीनियरिंग, कोई क्लैट, किसी ना किसी चीज़ के प्रिपरेशन में होते हैं सारे बच्चे. तो उससे भी थोड़ा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो जाता है. बट उस टाइम में भी आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए. और बैलेंस डाइट मीन्स मिल्क तो मिनिमम है जो आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा. सो सम सॉर्ट ऑफ जहाँ से आपको कैल्शियम मिले, आयरन मिले, ये सारी चीज़ें आपको लेना ही पड़ेगा. वही एक स्टेज होता है जहाँ पे ग्रोथ स्पर्ट आता है. और वो जो स्टोर बन जाता है, बिकॉज आप जब मदरहुड एम्ब्रेस करते हो तो वो सारे जो आयरन का स्टोर और कैल्शियम का स्टोर डिप्लीट होके ही बेबी बनाता है. तो द बेटर द स्टोर विल बी, द लेस सप्लीमेंट यू विल नीड. हाँ, द हेल्दियर बेबी विल बी बॉर्न टू यू. और आप हेल्दी रहोगे. बिकॉज इट्स नॉट ओनली कि हमें एक बच्चा पैदा करना है, हमें फिर उसको बड़ा भी तो करना होता है. तो वो वाला टाइम इसलिए क्रूशियल होता है. और ऐसा ही नहीं है, फिजिकल हेल्थ से मेंटल हेल्थ भी जुड़ा होता है. ये मैं हमेशा कहती हूँ कि जिन बच्चों को बहुत पीरियड्स में ब्लीडिंग हो रही है, आयरन के सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं, उनको एनीमिया हो गया. एनीमिया से क्या होगा कि दे विल बिकम वेरी लेजी, दे विल बिकम डल. फिर उनको क्या होगा, उनका जो स्कूल का परफॉर्मेंस है, क्लास का परफॉर्मेंस अफेक्टेड हो जाएगा. तो एकेडमिक्स में भी वो पीछे हो जाएंगी. अगर कुछ बच्चियां स्पोर्ट्स में हैं वो पीछे हो जाएंगी बिकॉज वो फिजिकली स्ट्रांग ही नहीं है. तो हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होता है. इसके बाद ये वाले टाइम के बाद जो हमारा बीच का टाइम आता है, और टीन एज में ही मैं थोड़ा कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में भी बोलती हूँ बिकॉज आई कैन सी लॉट ऑफ टीन प्रेगनेंसी हैपनिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. They become sexually active at a young age of 17, 18, 19. Girls are coming. Girls are coming to me with the problem. Once they are pregnant, they will come to us. तो they should be knowing about contraception कि ऐसा कुछ चीज़. पहले तो इतनी जल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती, बट हाँ, अगर आप कर भी रहे हो तो you should be aware of what the tools we have. ऑल सॉर्ट ऑफ टूल्स वी हैव. यहीं पे मैं HPV वैक्सीनेशन के बारे में भी सबको बताती हूँ बिकॉज सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीन है उसका सबसे अच्छा इफेक्ट तब आता है जब सेक्सुअली लड़कियाँ एक्टिव नहीं होती. दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू ले लेना चाहिए. हाँ, तो 9 to 15 वाले 15 से लेस देन 15 ईयर्स में 9 ईयर्स से हम दे सकते हैं, लेस देन 15 में
2 डोजेज़ लगते हैं। 15 से 26 में हमें 3 डोजेज़, और एक्सटेंडेड यूज़ 45-46 तक हम दे सकते हैं उसका, बट तब एफिकेसी थोड़ी कम हो जाती है। तो अगर सर्विकल कैंसर से बचाव बचाव करना है तो 9 से हाँ, यू 15 शुड पहले ही एज आपको में। ले लो। हाँ, ओके। सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले लेंगे तो उसका एफिकेसी बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इन चीज़ों के लिए भी हमें काउंसिल करना होता है। और अब अगर हम रिप्रोडक्टिव एज की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत सारी समस्याएं होती है। जैसे आप वहाँ पे भी मैंने देखा है कि कई लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव ही प्रॉपर पता नहीं होता, जी, कपल नहीं को पता भी नहीं होता। होता, नए नए हाँ। कपल है, नहीं पता होता। नहीं पता। फिर कई बार प्रेग्नेंट हो गए, अभी बेबी नहीं चाहिए, अभी फिर उनको अभी उनको अबॉर्ट कराना है हाँ, बेबी। हाँ। तो वो भी तो फीमेल के उसके बॉडी हाँ, को कहीं बॉडी ना के कहीं लिए अफेक्ट करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल harmful तो होता है। दैट इज व्हाट आई ऑलवेज टेल देम कि आप पहले से ही प्रिकॉशन लेके चलो कि यहाँ तक हम पहुँचे ही नहीं। तो दैट इज़ वन थिंग। उसके अलावा पेरेंटहुड के लिए जब मैरिज के बाद उनको डेफिनेटली कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे हम कुछ सिंपल टेस्ट कराते हैं हीमोग्लोबिन का या थैलेसीमिया का, बिकॉज अगर कपल में से कोई भी एक थैलेसीमिया माइनर है तो फिर हम हस्बैंड का टेस्ट कराते हैं। तो अगर दोनों माइनर हैं तो फिर उनके मेजर बच्चे के होने के चांसेस होता है। देन वी हैव टू रूल आउट थैलेसीमिया इन द बेबी व्हेन द बेबी इज इनसाइड द मदर्स वुम ओनली। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में उनको पता होना चाहिए। जब भी वो प्रिपेयर्ड हो उनको ये सारी चीज़ें पता। नेगेटिव, मदर का नेगेटिव होता है, हस्बैंड का पॉजिटिव होता है, तो उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट हमें करवाने होते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। और मेनोपॉज का तो मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया कि वो थोड़ा नेग्लेक्टेड है अभी इंडिया में। इट्स कमिंग अप। देयर आर सो मेनी सोसाइटीज़, लाइक वी हैव इंडियन मेनोपॉजल सोसाइटी एंड वी हैव अ फरीदाबाद मेनोपॉज सोसाइटी ऑल्सो हेयर। तो वी आर ट्राइंग टू प्रोपोगेट थिंग्स। हम मेनोपॉजल क्लिनिक करने की कोशिश करते हैं महीने में। सोशल क्लब्स आर आल्सो या देयर क्लब 35 इज ऑल्सो देयर। तो ये सारे हम लोग जैसे एक्सरसाइज को डांस के फॉर्म में हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो वी हैव सो मेनी एक्टिव लाइक डॉक्टर्स अराउंड ऑल्सो यहाँ पे। जैसे डॉक्टर मनिंदर आहूजा है, शी इज़ वेरी एक्टिव। डॉक्टर इंदू तनेजा है, वो भी फरीदाबाद मेनोपॉज सोसाइटी की प्रेसिडेंट है। तो शी इज़ ऑल्सो डूइंग लॉट ऑफ एक्टिविटी। डॉक्टर अनीता कांत है, तो दे आर वेरी एफर्टफुल इनटू लाइक प्रोपोगेटिंग। या पहले जैसे हॉट फ्लैशेज होता था तो हम उसको समझ लेते थे कि ठीक है मूड स्विंग, बट नाउ देयर आर सो मेनी मेडिसिन्स ऑल्सो विच आर कमिंग अप जो हम डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद वी कैन हेल्प देम विद दोज मेडिसिन्स। पर ये सब कुछ होगा जब हम अवेयर होके आई नो। बहुत ही ब्यूटीफुली आपने हमने इस अपनी डिस्कशन में एडोलेसेंस से लेके या ये कहिए कि बर्थ से लेके मेनोपॉज तक के टॉपिक्स को डिस्कस किया, टच किया। लेकिन एक बॉटम लाइन हमेशा रहेगी कि ये सब तभी हो पाएगा अगर आप सही समय से एक गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे राय लेंगे। ये मत समझिए कि हम जाएंगे तो हमें किसी जाल में फंसा लेंगे। उनका काम आपको जाल में फंसाना नहीं है। किसी को भी विजिट करिए। हम यहाँ एडवोकेसी नहीं कर रहे हैं कि आप इनके पास जाइए। यस, यू शुड विजिट। और एक और चीज़, जब हम लोग स्कूल्स जाते हैं तो वी ऑल्सो टेल लिटिल गर्ल्स अबाउट गुड टच एंड बैड टच, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट वॉज वन थिंग जो रह गया था। मुझे अचानक से लगा कि इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो ये मदर का भी काम होता है और कि गुड टच और बैड टच के बारे में बच्चियों को ज़रूर बताएं, बिकॉज जो प्रेडेटर्स होते हैं वो घर में ही होते हैं, ही तो हैं, हाँ। घर में होते हैं, नियर रिलेटिव्स होते हैं, कहीं पे भी वो हो जाते हैं। लेकिन जब आपकी डॉटर्स को खुद ही पता होगा कि दिस इज कहाँ पे उन्हें दे हैव टू रेज देयर हैंड या दे हैव टू हाउ टू टैकल दैट, फिर वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जिसका बहुत दिनों तक उनके मेंटल हेल्थ पे भी असर होता है। एंड सम गर्ल्स दे नेवर कम आउट ऑफ दिस। So that is also one thing we should, as guardians of the society, we should take care of all these things. True. So, but my, my bottom line of this discussion would be that please visit an expert. और कुछ चीज़ों को अज्यूम मत कर लीजिए कि ये तो शायद नॉर्मल है। No. अगर आपकी बॉडी में कोई भी इरेगुलरिटीज़ हैं तो एक एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है, चाहे वो कोई भी एज हो। हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अ मैरिज, फॉर अ बेबी। सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, देयर इज़ नो सोशल स्टिग्मा अटैच्ड to visiting to a doctor. So thank you so much Dr. Divya, आपने इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे। आई सो विश कि हमारे पास अगर ऐसे टॉपिक्स के लिए और लोगों ने अगर हमें कहा तो हम शायद आपको दोबारा अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाएंगे और डिस्कशन और चर्चा करने के लिए। बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू एकता, थैंक यू सो मच।